स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो अभी जीएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम ले रही है। ठीक है, 29 तारीख से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। उसी से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उसी को आज हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। जो पहला पेपर था बायोसाइंस का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का जो होता है कंबाइन, उसी से संबंधित वीडियो को आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरे दोस्त ने क्वेश्चन जो है वो सेंड किए हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी है और अभी आप लोग को आवाज़ मेरा थोड़ा सा जो है वो भारी लग रहा होगा। इसका वजह यह है कि तबीयत जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल जो है वीडियो भी नहीं आ रहे हैं, उसका भी एक कारण ये है कि अभी खुद का जो है वो कुछ पर्सनल कारण भी है और साथ में जो है एग्ज़ाम भी था। इस वजह से जो है हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो आप लोग का जो भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं, ठीक है, उनका जल्दी से जल्दी सिलेबस को फिर से रिवाइज करवा दिया जाए। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर देखा जाए जो एमपीएनआरसी जो एग्ज़ाम ले रही है 22-23 वाले का, ठीक है, अगर हम लोग जीएनएम का बात करें तो इसमें सबसे पहला जो पेपर था वो बायोसाइंस से था 29 को, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आप लोग अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कोई भी तंत्र होता है तो उसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स मिलते हैं, तभी जाके वो ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के और उस सिस्टम को जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, अब पाचन तंत्र का बात किया जाए तो हमारे पाचन में, ठीक है, जो जो अंग भाग लेते हैं उन्हीं को हम लोग एक सिस्टम के तौर पे देखते हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया कि डाइजेशन में जो हमारे अंग भाग लेते हैं उनसे जो तंत्र बनता है उसी को हम लोग जो है वो पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। पाचन हमारा मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ओसोफेगस के रास्ते जो है स्टोमक वगैरह में जो है पहुंचता है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे डाइजेशन का टोटल प्रक्रिया पूरी होती है और जो एब्जॉर्बेबल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है और जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं उनको जो है वो पास कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वही हमारे पाचन तंत्र के हिस्से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पाचन तंत्र को परिभाषित करना था। ठीक है, तो पाचन तंत्र यानी पाचन में भाग लेने वाले अंगों से बने हुए तंत्र ही पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का बात किया जाए तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है तो आप लोग मुंह से जो है वो स्टार्ट करके और स्टोमक वगैरह को लेके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो भी पार्ट्स हैं उनको आप जो है वो चित्र बना देंगे तो ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। आगे जो है पाचन तंत्र को विस्तार पूर्वक समझाना है तो इसमें हम लोग मुँह से पाचन शुरू होता है तो मुंह से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले जो होगा वो मुंह होगा, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देन उसके बाद हम लोग एसोफेगस वगैरह इसका जो है एनाटॉमिकल जो भी डिस्क्राइब करना है उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे जो स्टोमक में बढ़ेंगे, फिर स्टोमक का जो है पूरा डिस्क्राइब करेंगे, उसका जो है मेजरमेंट वगैरह जो है उसको लिखेंगे, यहाँ क्या सीक्रेट होता है, कैसे डाइजेशन होता है, क्या डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है फुल्ली डिस्क्राइब करने के बाद हम लोग जो बढ़ेंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे पाचन की क्रिया जो है वो पूर्णतः ख़त्म होती है। ठीक है, ऐसे डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन नॉन एब्जॉर्बेबल जो चीज़ें होती हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को ही भेजी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है वो लिखना है इसमें। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कोशिका की परिभाषा लिखिए। ठीक, तो हमारे शरीर के लिए ह्यूमन या फिर जो भी सजीव हैं, ठीक है, उनके बनावट के लिए जो सबसे छोटी, ठीक है, इकाई होती है उसी को हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात अगर मानव का बात किया जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, यही डिफिनेशन हो जाएगा। उसके बाद है मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं कोशिका का, एक कोशिका राउंड शेप में बना देंगे। इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके बाद जो है वो कोशिका द्रव होता है। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। ये सब जो है वो नामांकित चित्र के द्वारा जो है वो दिखा देना है। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग मानव
कोशिका की संपूर्ण संरचना का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें भी जो है मानव कोशिका में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, मानव कोशिका कैसे कार्य करती है, इन सारी चीज़ों को जो है वो इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मानव कोशिका जो भी है या कोशिका जो है उस पे संबंधित जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए नोजोकोमियल संक्रमण का, ठीक है, तो ये एक इन्फेक्शन का प्रकार है नोजोकोमियल, जो कि हमको अस्पताल से मिलता है। ठीक है, इसका परिभाषा जो है ये होगा कि नोजोकोमियल संक्रमण वैसा संक्रमण है जो हम लोग अस्पताल में विजिट के दौरान, ठीक है, किसी पेशेंट से मिलने के दौरान हम जब जाते हैं अस्पताल में, उस दौरान अगर कोई भी संक्रमण लेके हम लोग आ रहे हैं या उस कोई बीमारी से जो है वो संक्रमित हो जा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं नोजोकोमियल संक्रमण। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण से बचाव के उपाय जो है विस्तार पूर्वक लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग को मास्क लगाना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर जो है हाइजीन तरीका अपनाना चाहिए, जैसे किसी भी वस्तु को छूने से बचना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो है वो लिखना था। ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो और उसके बाद जब हम लोग अस्पताल से घर आते हैं तो अपने कपड़े वगैरह को भी जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है धोने का कोशिश करना चाहिए या धोना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो लिखना था। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा, इसमें क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन और ऑटोक्लेविंग में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग जो होता है वो स्टरलाइजेशन का एक प्रकार होता है। ठीक, स्टरलाइजेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो स्टरलाइजेशन वो विधि है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हम लोग उसके स्पोर को भी मारते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ये विधि जो है वो कारगर होती है संक्रमण से बचाव के लिए। ठीक है, और अगर बात किया जाए ऑटोक्लेविंग का, तो ऑटोक्लेविंग जो है वो स्टरलाइजेशन का जो है एक प्रकार होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग हीट के द्वारा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ स्पोर को भी मारते हैं, और ये सबसे कारगर विधि होती है। ठीक है, खासकर जो सर्जरी वगैरह है तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट को जो है शार्प इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट को शार्प जो नुकीले होते हैं उनको छोड़ के, और इसी के द्वारा जो है स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में बस एक ही अंतर है कि स्टरलाइजेशन जो है वो एक प्रकार है जिसके द्वारा हम संक्रमित जो पदार्थ होते हैं उसको जो है स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए ऑटोक्लेविंग का, तो ऑटोक्लेविंग जो है वो स्टरलाइजेशन का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, इसमें बस यही है कि स्टरलाइजेशन पूरी प्रक्रिया होती है, बहुत तरह का इसमें विधि आता है, लेकिन ऑटोक्लेविंग एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग शार्प इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के लगभग सारी चीज़ों को जो है वो शार्प इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इसमें जो है वो स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टरलाइजेशन की विधि है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है डैश शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी का बात किया जाए तो वो हमारे कान की स्टेपीज जो हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर डैश होता है। ठीक है, यानी एक मेल में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे 12 से 16 यूनिट मेरे दोस्त ने जो है टिक किया है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ऐसे इसका यूनिट उन्होंने लिखा है, लेकिन असल में इसका जो आंसर है वो 16 mg/dl होगा। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं 14.5 भी दिया रहता है, 16.5 भी दिया रहता है, लेकिन में जो है हम लोग एक रेंज लेके चलते हैं, तो 12 से 14, ठीक है, 17 भी अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक मेल में जो है वो हीमोग्लोबिन का जो है लेयर पाया जाता है पर DL। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फीमेल में, अगर यहीं पे फीमेल का जिक्र रहता तो वहाँ पे 2-3 mg जो है वो घटा देते, यानी 10 से लेके और 14 रख देते, 12 से लेके 14 रख देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़, लेंथ कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम की जो है वो सबसे बड़ी और मतलब सबसे लंबी पार्ट होती है। ठीक है, ये जो है वो क्वाइल नुमा रचना होती है जो अप्रॉक्स 6.5 से लेके और 7 मीटर 7.5 मीटर के आसपास जो है ये रचना होती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी डाइजेशन सिस्टम में जो है ये रचना पाई जाती है, क्वाइल नुमा रचना होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला है कोशिका की पावर हाउस। ठीक है, यानी ऊर्जा घर, ये भी हम लोग 10th का बेसिक जो है ये सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें जो है वो ATP स्टोर होकर रहती है। ठीक है, और ज़रूरत के अनुसार जो है ये जब शरीर
को जब ज़रूरत पड़ता है उस समय जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए इसको हम लोग पावर ऑफ हाउस बोलते हैं सेल का। अगला है सबसे रक्त प्राप्त करने वाला रक्त समूह कौन सा है। ठीक है, सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है, तो वो होता है हमारा AB। और सबको दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है, वो होता है हमारा O। ठीक है, चलिए अब इसके दूसरे पार्ट को देखा जाए। तो दूसरा पार्ट जो है वो मिलान करना था। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो मिलान करना था, जिसमें सबसे पहला था इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है हमारे अग्नाशय के बीटा सेल से जो है वो सिक्रीट होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, उसके बाद है RBC। ठीक है, तो RBC यहाँ पे एक रक्त भी दिया हुआ है और ऊपर की तरफ आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है RBC का मेन काम जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। ऐसे रक्त तो है, लेकिन एक और ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा, तो वो एक रक्त का प्रकार है। ठीक है, तो इस वजह से प्लाज्मा जो है रक्त को इंडिकेट करेगा यहाँ पे, और RBC जो है वो ऑक्सीजन को। ठीक है, उसके बाद आता है HCl। ठीक है, HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा आमाशय जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये जो है आमाशय को इंडिकेट करेगा। और सबसे नीचे जो है वो हमारा पित्त। ठीक है, पित्त जो है वो पित्ताशय से निकलता है। ठीक है, तो ये मिलान करने वाला था। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है, RBC ऑक्सीजन को कैरी करता है, प्लाज्मा जो है वो रक्त को इंडिकेट करेगा, HCl जो है वो हमारे आमाशय से निकलता है, और पित्त जो है वो पित्ताशय को इंडिकेट करेगा, यानी पेनक्रियाज। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है लाइफ स्पेन ऑफ RBC इज़ 13 to 20 डेज, जो कि रॉन्ग है। 120 दिन का होता है। अब ये डिपेंड करता है कि एडल्ट में बोल रहा है या फिर न्यूनेटल पूछ रहा है। 3 वो न्यूनेटल में अगर पूछे तो 80 दिन होता है, और अगर बोल रहा है एडल्ट में तो वो 120 दिन जो है वो स्पेन होता है। ठीक है, तो लाइफ जो स्पेन होता है RBC का वो मेनली 120 दिन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आमाशय की क्षमता 2 लीटर के लगभग होती है। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्स जो है वो 1200 से लेके और 1500 के आसपास होती है। इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, 2 लीटर के आसपास तो नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूत्र का pH स्तर जो होता है वो 3.5 से लेके 7 के बीच होता है, जो कि गलत है। ठीक है, 4 से शुरू होता है। ठीक है, और ये 8 तक चलता है। औसत जो है हम लोग 6 लेके चलते हैं। ठीक है, औसत जो होता है pH वो 6 होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है बाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। इस वजह से गलत है क्योंकि बाएं फेफड़े में जो है वो 2 लोब होते हैं। ठीक है, और दाहिने फेफड़े में जो है वो टोटल 3 लोब होते हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं वो लुईस पास्चर हैं। ठीक है, जो कि सही है। लुईस पास्चर को जो है हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के जनक मानते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है राइट शॉर्ट नोट्स। ठीक है, 3 पे लिखना है। ठीक है, टोटल जो है वो 4 दिए हुए हैं। और सेल अगर आप लोगों ने देखा होगा 4 नंबर में जो सेल है उसको अगर आप लोगों ने ऊपर भी देखा होगा तो ये जो है आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। उसके बाद आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो अस्पताल वगैरह से जो कचरा निकलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें जो है वो खून वगैरह कुछ ऐसा कुछ जो है वो लगा रहा है, या फिर जो मतलब हम लोग मेडिकल टर्म में यूज करते हैं, उसके जो अवशेष निकलता है उसको हम लोग जो है कंपोज करते हैं। ठीक है, उसका मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें अलग अलग जो है वो डिब्बे होते हैं, नीले, पीले, सफ़ेद, ब्लू, ये सब कलर के जो हैं वो डिब्बे होते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसका जो है हम लोग मैनेज करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं। तो ये होता है जैव अवशिष्ट कचरा प्रबंधन। जो जैवों द्वारा या जीव द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसका हम लोग जो प्रबंधन करते हैं, उसका निस्तारण करते हैं, उसी को बोलते हैं जैव अवशिष्ट कचरा प्रबंधन। ठीक है, जिसमें अलग अलग जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है हमारे शरीर में, किसी रोग के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इसके बारे में जो है फुल डिस्क्राइब करना है। WBC हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का जो है वो मेन पार्ट्स है। ठीक है, जो किसी भी बाहरी या फिर जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया जो भी होती हैं, उनसे लड़ने का कार्य हमारा
रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो WBC का ही कार्य होता है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम का मेन हिस्सा जो है वो हमारा WBC होता है। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी। ठीक है, मेनली आप लोगों ने सुना होगा कैंसर उनसर के उपचार के लिए हम लोग कीमोथेरेपी चलाते हैं, जिसको IV वगैरह के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी एक जो है वो मेडिसिन देने का प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो डायरेक्ट किसी घातक, ठीक है, जो रोग कारक होते हैं उसको नष्ट करने के लिए हम लोग कुछ विशेष दवाओं का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कीमोथेरेपी, जो कि एक चिकित्सीय प्रक्रिया का एक प्रकार होता है। उसके बाद आता है सेल। तो सेल के बारे में मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो ये था फुल डिस्क्राइब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, GNM फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो 22-23 जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं GNM फर्स्ट ईयर वालों के लिए उनका। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, जिसे हम लोग बायोसाइंस के नाम से जानते हैं। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें मिक्स रहता है। तो कैसा लगा वीडियो? ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टाइप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं सत्र 2022-23 के दूसरे जो पेपर था, ठीक है, जो कि 30 को ख़त्म हुआ है। ठीक है, उसके पेपर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं उसमें। ठीक है, तक के लिए धन्यवाद।